हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज़ आरती मिश्रा। आज हम आर्य शर्मा का आखिरी जो लेसन है उसे कवर कर रहे हैं। तो ये इस सीरीज़ का आखिरी हिस्सा होने जा रहा है, जिसमें हम लोग जो साइंस एंड सिविलाइजेशन है उसकी लेगेसी को समझेंगे। यानी कि एंशियंट हिस्ट्री में जो हमें हमारी प्राचीन सभ्यता के द्वारा एक धरोहर मिली है वो क्या है, और कैसे इतने पुराने समय में जब लैक ऑफ टेक्नोलॉजी थी, आप कहिए कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, उस मतलब कमी के होते हुए आप देखिए हमने इतना विकास किया, इतने डेवलपमेंट्स किए, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस, मेडिकल फील्ड, हर चीज़ में मतलब वी वर ऑसम। तो ये कैसे था ये हमें समझना है। दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ आर्य शर्मा। इस सीरीज़ के बाकी के लेसन्स अगर आप नहीं देख पाए थे तो कृपया उसे प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। आर्य शर्मा की हमने पूरी प्लेलिस्ट जो है वो बनाई हुई है। आर्य शर्मा के नाम से आपको ये एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस पूरी बुक को हमने कवर किया हुआ है और बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर किया हुआ है, तो ज़रूर देखिए इस आर्य शर्मा की सीरीज़ को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का इम्पॉर्टेंट सेशन, रिलीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ सोशल क्लासेस। ठीक है, ये हमारा पहला जो है मुद्दा है इस चैप्टर के अंदर। यानी कि जो धर्म था, धार्मिक तरीके से जो समाज में क्लासेस आई और धर्म का जो इन्फ्लुएंस रहा हमारे विकास पर वो क्या था, ये पहला टॉपिक डिस्कस करता है। तो देखिए रिलीजन जो है, पहले ये जो धर्म हमारा आया है, धर्म हमने ही बनाया। अब ये जो धर्म है उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऐसी चीज़ें हैं जो हो सकता है इंसान डेली लाइफ में ना करे या करना उसके लिए कठिन हो, पर अगर हम उसे धार्मिक रूप से इम्प्लीमेंट कर देंगे या बाइंडिंग कर देंगे तो कोई भी इंसान उसे फॉलो करेगा, चाहे वो डर करके करे, चाहे वो खुशी से करे, लेकिन वो उसको फॉलो ज़रूर करेगा। तो रिलीजन का रोल बहुत ज़्यादा है एंशियंट इंडियन लाइफस्टाइल में, एंशियंट इंडियन सेइंग्स में, इकोनॉमी में, पॉलिटी में, आर्ट में, लिटरेचर में। तो अगर हम ब्राह्मणिज्म की ही बात करें तो ब्राह्मणिज्म जो है इसमें एक अलग प्रकार का हमने जो है कॉन्सेप्ट देखा, जहाँ पे पूर्व जन्म की बात हो रही है, नए जन्म की बात हो रही है। इसके अलावा जैनिज्म और बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट हमने देखा, जहाँ पर अहिंसा की बात हो रही है। और कुछ जो है बुद्धिज्म के अंदर तो जो एक्यूप्रेशर आजकल लोग करते हैं, जिसमें कुछ पॉइंट्स को प्रेस किया जाता है जिसके द्वारा कोई भी बीमारी आप क्योर कर पाते हैं, तो वो जो है एक कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म से आया। बुद्धिज्म जो है बाद में डिसअपियर हो गया। हालांकि ये फैला इंडिया में, ग्रो इंडिया में हुआ और इंडिया से ही हर जगह गया, लेकिन डिसअपियर हो गया। अब इसके 5-6 कारण हैं, जैसे कि बुद्धिज्म के अंतर्गत संस्कृत भाषा का प्रयोग करना, आइडल वर्शिप का आ जाना, महायान बुद्धिज्म के कॉन्सेप्ट का जो है एक अलग रूप में डेवलप होना और एक स्प्लिट हो जाना, मॉन्क्स के अंदर एक लग्जीरियस लाइफस्टाइल का देखा जाना, भक्ति मूवमेंट भी एक रीज़न रहा है। ऐसे कई सारे रीजंस थे। तो इंडिया से तो ये धीरे धीरे चला गया, लेकिन ये जापान में पहुंचा, ये नॉर्थ वेस्ट में पहुंचा और धीरे धीरे एक प्रोसेस जो है डिफ्यूज़न का चला, जिसमें बुद्धिज्म के अंदर जो बातें थी वो हर जगह डिफ्यूज हो रही हैं। तो क्या है बुद्धिज्म की बातें? इसमें बहुत ज़्यादा आर्ट का एक अच्छा सामंजस्य देखने को मिल रहा है कि लोगों के मन में जो है वो उनकी आर्ट में, उनकी मूर्तियों में, उनके द्वारा बनाई गई कलाकृतियों में, कहानियों में झलक रहा है। भाषा का बहुत जो है डेवलपमेंट है, क्योंकि इन लोगों ने पाली लैंग्वेज का यूज़ किया था। तो जो आम लोगों की भाषा होती है, जो कॉमन लोगों की लिटरेचर होती है, कॉमन लोगों के बीच में जो लोकल लिटरेचर होता है, उसका बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ। और वो मतलब आप हर जगह देख रहे हैं, ना सिर्फ इंडिया में बट नेबरिंग एरियाज़ में भी। यहाँ पे एन जो है यहाँ पे मिस हो गया, नेबरिंग एरियाज़ में, नेबरिंग कंट्रीज़ में भी। जैनिज्म जो है वो इंडिया में आज भी कंटिन्यू है और यहाँ पे आपको कई सारे जैन मंदिर मिलेंगे। जैसे गुजरात में तो बहुत ही खूबसूरत जैन मंदिर हैं। तो ये सारे जो मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब इसमें आप देखोगे कि आर्ट एंड लिटरेचर का डेवलपमेंट भी इसकी वजह से हुआ। तो आप कहिए कि सोशल क्लास कैसे हो रही है, कि समाज में कि हम कौन से धर्म को फॉलो करते हैं, हमारा धर्म हमें कौन सा सेक्शन दे रहा है और हम कौन से सेक्शन से जुड़ना चाहते हैं। इस प्रकार से सोशल क्लास का फॉर्मेशन होता है। जो वर्ण व्यवस्था थी, उसके जो कानून थे, उसमें बहुत सारे लोग उससे जुड़े हुए थे, उसको एंजॉय कर रहे थे। और स्टेट के अंदर, रिलीजन के अंदर
अंदर दोनों कॉन्सेप्ट्स को वो फॉलो कर रहा है, यानी कि अगर रूल करने का किसी के पास राइट है तो कौन रूल कर सकता है, कौन जो है जो राज कर सकता है, और कौन है जो कि राजपाट में किस प्रकार का रोल निभा सकता है। तो ये धार्मिक रूप से और आपके जो है राजनीतिक रूप से उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। अगर बात करें फिलोसफिकल सिस्टम की, तो एंशियंट इंडिया में आप देखें कि बहुत अच्छा फिलॉसफी का कंट्रीब्यूशन है। फिलॉसफी का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि जब हम इतनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में रह रहे हैं, हमारे पास खाने पीने की कमी नहीं है, हमारे पास इतने सारे रिश्तेदार हैं, हमारे पास एक फैमिली है, घर है, ज़मीन है, जायदाद है, उसके बाद भी दुख है। तो वो दुख क्यों है, उस दुख को हम कैसे ख़त्म करें, है ना। तो फिलॉसफी आ जाएगी, यहाँ से हमारी फिलॉसफी का आइडिया आएगा, यहाँ से हम स्पिरिचुअल हो जाएंगे। क्योंकि देखो, एक इंसान जब तक खाने पीने के बारे में सोचता है तो वो भूखा है अगर, तो भूखे पेट भजन नहीं होता है। लेकिन जब इंसान की खाने पीने की नीड्स पूरी हुई, तब उसमें आध्यात्म, तब उसके अंदर जो अगला लेवल है विकास का, वो शुरू हुआ। और अब हमने देखा कि एक जो मटेरियलिस्टिक व्यू डेवलप हो रहा था कि हमें ये चाहिए, ये घर होना चाहिए, ये जो है ज़मीन होनी चाहिए, जायदाद होनी चाहिए, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का डेवलपमेंट हो रहा है, लग्जरी का डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन लग्जरी से हट करके एक वैराग्य का जो जीवन है, उसकी तरफ भी लोगों का एक जो है झुकाव है, उसकी तरफ अभी हमारी तिरछी नज़र है, हम कह सकते हैं, लेकिन उस पर भी नज़र है। तो ये जो फिलॉसफी का सिस्टम था इंडिया में, इसके अंदर 6 सिस्टम थे फिलॉसफी के, जिसको हम देखते हैं, जो कि मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी से जुड़े हुए रहते हैं। और इसके अंदर जो है सांख्य सिस्टम आता है, जो कि कपिल ने शुरू किया था, कपिल देव थे जिन्होंने स्टार्ट किया था, या इनको कपिल जो है प्रभु भी कहते हैं। ये बहुत पुराने ऋषि का नाम है, जिन्होंने सांख्य स्कूल के अंतर्गत बताया सांख्य फिलॉसफी के बारे में कि पुरुष और प्रकृति कैसे जुड़े हुए हैं। कपिल जी का जन्म हुआ था 580 BC में, और यहाँ से उन्होंने बताया कि जो हमारी सोल है, जो हमारी आत्मा है, अगर उसको मुक्ति चाहिए, अगर उसको मोक्ष चाहिए, तो वो उसे तभी मिलेगा जब उसके दिमाग में सही नॉलेज होगी, राइट नॉलेज होगी। और वो तभी हो सकता है जब हमारी ऑब्जर्वेशन अच्छी हो, हम किसी की चीज़ को देख रहे हैं, उस चीज़ को देख करके जो हमारी मंशा है, वो मंशा सही नहीं है अगर, तो फिर हमारी जो समझ है इसका मतलब गलत है। हमारा इस दुनिया के साथ जो इन्फ्लुएंस है, हम इस दुनिया में जिस तरीके से रह रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो सही होना चाहिए, हमारा दर्शन सही होना चाहिए, हमारा ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए, और हमारे दिमाग में सही नॉलेज होनी चाहिए। तो सांख्य सिस्टम जो है वो गॉड के एग्जिस्टेंस को नहीं मानता, लेकिन वो सोल के एग्जिस्टेंस को मानता है। ठीक है, तो सांख्य सिस्टम में ये जो वर्ल्ड है, ये गॉड ने नहीं क्रिएट किया है, बल्कि नेचर ने क्रिएट किया है। तो ये पुरुष और प्रकृति की बात करता है, पुरुष प्लस प्रकृति। ठीक है, पुरुष और प्रकृति की बात करता है। तो अकॉर्डिंग टू इट द वर्ल्ड, that world has not been created by the God but by the nature। नेचर ने बनाया है, और इस दुनिया में नेचर और ह्यूमन है जो एक दूसरे के साथ जुड़ करके साथ साथ चलते हैं। वर्ल्ड एंड ह्यूमन लाइफ जो है वो सब कुछ नेचुरल फोर्सेस के द्वारा रेगुलेटेड है, सब कुछ नेचुरल फोर्सेस से चल रहा है। ठीक है, अब हम इसमें कुछ जो है जो मेडिकल साइंस में और आयुर्वेदिक डेवलपमेंट थे उसको समझेंगे। तो चार्वक जो थे, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये एक मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए इंसान थे, ये बहुत बड़े सर्जन थे, इनको सर्जरी की बहुत अच्छी जो है आप कहिए कि नॉलेज थी। सॉरी, नॉट चार्वक बट चरक, एक्चुअली चरक थे जो कि बहुत अच्छी नॉलेज रखते थे, और चरक ने चरक संहिता लिखी थी। ठीक है, चार्वक तो एक स्कूल का नाम है, यहाँ पे मैं माफ़ी चाहूँगी गाइस, मैंने पढ़ने में गलती कर दी। चरक, हाँ, चरक जो है, चरक एक बहुत बड़े सर्जन थे, इन्होंने चरक संहिता भी लिखी थी, जिसके अंदर सर्जरी की बहुत अच्छी नॉलेज है। और चार्वक क्या है, ये लोकायत स्कूल है, इसको लोकायत फिलॉसफी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है लिव लाइफ एंड मेक मैरी, मीन्स खुशी से जीवन जियो, और इंसान को मतलब ये सोचना चाहिए कि उसके पास एक ही लाइफ है, ओनली वन लाइफ इज़ देयर, और इस लाइफ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो, खुशी से रहो और इन्जॉय करो मटीरियलिस्टिक लाइफ को। तो ये जो चार्वक स्कूल ऑफ फिलॉसफी है, ये 6th सेंचुरी BC में आ गई थी। ये जो फिलॉसफी है इसको हम लोकायत स्कूल भी कहते हैं। ठीक है, लोकायत फिलॉसफी भी इसको कहते हैं। इसमें जो चार्वक थे वो कहते थे कि इंसान जो है उसको हर चीज़ एक्सपीरियंस करनी चाहिए। ठीक है,
उसको हर चीज़ एक्सपीरियंस करनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज़ नॉट एक्सपीरियंस बाय मैन थ्रू हिज सेंशुअल ऑर्गन्स डज नॉट रियली एग्जिस्ट। अगर हम किसी चीज़ को एक्सपीरियंस ही नहीं कर सकते, आप कह रहे हो कि भाई जो है नरक है, स्वर्ग है, ये है, वो है, पर हम उसको एक्सपीरियंस तो अभी नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे मान ले कि वो है। तो ये आइडियलिस्टिक जो सिस्टम था ना दुनिया के अंदर, उस आइडियलिस्टिक सिस्टम से कहीं ना कहीं निकलने की बात कर रहा है। इल्यूजन एंड इग्नोरेंस जो है उसको ये बता रहा है कि ये जो दुनिया है ये सब मोह माया है, इल्यूजन है, इग्नोरेंस है। आप इस चक्कर में रह करके, फिलॉसफी के चक्कर में रह करके अपना टाइम मत वेस्ट करो। ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसको समझना मुश्किल है। आप अपना खुशी से रहो, खाओ पियो और मस्त रहो। तो लोगों को जो है कहा जा रहा है कि आप अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए। और इसे लोकायत स्कूल ऑफ फिलॉसफी इसलिए कहते हैं कि ये लोगों में बड़ा फेमस हुआ था, जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने इस मटीरियलिस्टिक लाइफ को एंजॉय कीजिए और एक ज़िंदगी मिली है, इसे पूरा खुल करके जीना चाहिए। तो ये चार्वाक स्कूल है। इसके बाद जो लोग हैं उन्हें कहा जाता है कि भाई उपनिषद में, जैसे कि बातें हैं, उपनिषद में कहा जा रहा है कि इस दुनिया को त्यागना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको सन्यासी का आप जीवन जीते हैं तो आपको रियल नॉलेज मिलती है। तो उपनिषद क्या है? उपनिषद कॉमेंट्री है, ठीक है। वो वेदों के ऊपर कॉमेंट कर रहा है, कॉमेंटिंग ऑन द वेदास। तो ये सब चीज़ें डेवलप हुई। फिर वेस्टर्न थिंकर्स भी आ रहे थे। इंडिया में तो थिंकर्स थे ही, इंडिया के तो जो थिंकर्स हैं, इंडिया के जो लोग हैं वो तो काम कर ही रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन वेस्टर्न थिंकर्स भी थे जो हमारे सामने आ रहे थे, तो वो लोग भी टीचिंग कर रहे हैं, उपनिषद पढ़ा रहे हैं, बिकॉज दे आर अनेबल टू सॉल्व द ह्यूमन प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से क्या प्रॉब्लम्स है आप देखिए। जैसे कि आज आप देखिए, आज हमारे पास कितना सब कुछ है। हम घर बैठे अपने जो है घर वालों से, दूर दराज फैमिली से, रिलेटिव से, सबसे बात कर सकते हैं, अपने बहुत पुराने दोस्तों से बात कर सकते हैं। अगर हम ऑफिस नहीं जा रहे हैं, हम घर से काम कर सकते हैं। तो कितनी टेक्नोलॉजी है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के साथ प्रॉब्लम्स है, डिप्रेशन है, अकेलापन है, दुख भी है। तो वो जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बात कर रहे हैं वेस्टर्न थिंकर कि भाई जो उपनिषद की टीचिंग है वो बहुत अच्छी है, लेकिन जो उपनिषद की टीचिंग है वो सब चीज़ें सही हैं, लेकिन हमें ये भी समझना है कि जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, क्या हम कहीं उसको सॉल्व करने में अनसक्सेसफुल तो नहीं रह गए हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं? तो ये कह रहे हैं कि भाई हमें जो टेक्नोलॉजी की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। ये सारी बातें हुई थी। अब मैं जो है एक आपको यहाँ बताना चाहूँगी, फ़िलॉसफीज़ बहुत सारी हैं, ठीक है। फ़िलॉसफीज़ बहुत सारी हैं। इसके लिए हम लोग आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ करेंगे, जिसमें हम लोग नितिन सिंघानिया की बुक को कवर करेंगे। नितिन सिंघानिया इन 15 मिनट्स की एक सीरीज़ आएगी। मैं आपको पहले ही अनाउंस कर देती हूँ, दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। नितिन सिंघानिया की एक पूरी सीरीज़ आएगी 15 मिनट में, नितिन सिंघानिया सीरीज़। 15 मिनट्स नितिन सिंघानिया कैसे? देखो 15 मिनट में पूरी बुक तो कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन एक लेसन 15 मिनट के वीडियो में कवर, ठीक है। ऐसा वाला मतलब हम जो है कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे। तो 15 मिनट का एक वीडियो होगा, उसमें आपका एक चैप्टर कवर करने की कोशिश रहेगी। और अगर चैप्टर बहुत ज़्यादा वास्ट है, उसमें अगर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो 15 से 20 मिनट लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब एक शॉर्ट जो सीरीज़ होती है जो कि मतलब बहुत क्विकली आपकी बुक को कवर करे, ऐसी हम सीरीज़ लाएंगे। और नितिन सिंघानिया में एक लेसन है फिलॉसफीज़ इन इंडिया का, तो उस लेसन को हम लोग फिर कवर करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही जल्द वो कोर्स आ रहा है। अब आर एस शर्मा तो ख़त्म हो गया, तो 2 कोर्स तो चलने ही चाहिए चैनल पे, तो इसलिए एक नितिन सिंघानिया का कोर्स हम लोग चालू करेंगे, ठीक है। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप मुझे बताइएगा, आप क्या सोच रहे हैं। मतलब मेरा ये प्लान है। इफ़ यू अग्री टू इट और इफ़ यू लाइक नॉट लाइक, जो भी है आप बता देना मुझे कमेंट्स में, थोड़ा पता रहता है कि व्यूवर्स क्या चाहते हैं, ठीक है। तो अब क्राफ्ट्स इन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो इंडियन क्राफ्टमैन तो बहुत एक्सपर्ट थे, मतलब सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, छपाई, हर प्रकार का काम जो है हमें आता था। तो आर्ट मेकिंग जो है, स्टील की भी हमें आती थी, हम स्टील बनाना सीख गए थे। स्टील जो है एक ऐसा मेटल हो जाता है जिसको आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो। कहते कि स्टील का बना हुआ होना, मतलब स्टील का बना हुआ मतलब कि जो बंदे को किसी भी कंडीशन में आप रख दोगे वो खराब नहीं होगा, या वो मतलब डैमेज नहीं हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे क्राफ्ट थे जो इंडिया में बहुत ही पहली बार डेवलप हुए। स्टील जो है, इंडियन स्टील जो है, ये बहुत सारी कंट्रीज़ में जाता था और ये बहुत पुराने समय से था। स्पेशली जो वुड स्टील था, वुड स्टील जो है ये एक ऐसा स्टील होता है जो कि हाईली रिफाइंड आयरन होता है, ठीक है। हाईली रिफाइंड
आयरन ओर जो होता है उससे ये बनता है। बहुत ही अच्छा इसमें लोहा होता है, बहुत ही अच्छा स्टील होता है ये। जो टीपू सुल्तान की तलवार मिली थी वो वुड स्टील की बनी हुई तलवार थी, और अंग्रेज उसको देख करके एकदम शॉक हो गए थे। मतलब देवर लाइक कि अरे भाई ये क्या चीज़ है, ये कैसा स्टील है, ये कैसा मतलब इसमें मेटल लगाया हुआ है, इतनी इतनी बढ़िया मतलब वो तलवार थी। तो ये बड़ी इसकी डिमांड होती थी। एशिया में और ईस्टर्न यूरोप में इसकी बहुत डिमांड थी। यूरोपियंस हालांकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी तो उसको इतना ज़्यादा इसके बारे में पॉपुलैरिटी से पता नहीं था। इसकी डिमांड थी बट उतना पॉपुलर नहीं था, तो वो लोग उस टाइम में आयरन बाहर से मंगवा रहे थे, इसीलिए इसका जो बिजनेस है इंडिया में फिर बंद हो गया था। और कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो भारत की इंडस्ट्री को हमेशा डिस्करेज किया ही है, तो उसमें तो कोई दो राहें नहीं है। इसके बाद आपका आ जाता है पॉलिटी का पार्ट। इंडिया वॉज द ओनली कंट्री जो कि ग्रीस के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हमारे चल रहे थे। डेमोक्रेसी का हमारा स्ट्रक्चर भी जो है कुछ कुछ हद तक चल रहा था। तो आप कहिए कि ग्रीस के अलावा अगर हम कहें कि एक कंट्री जहाँ पे प्रॉपर मैनेजमेंट है, डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो वो इंडिया में ही था। ठीक है, इसके बाद कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें साइंस, लिटरेचर और बाकी चीज़ें आ जाती हैं। और गाइज आपको बताना चाहूँगी कि याद रखिएगा कि मेरा रेफरल कोड है top10, ठीक है, विच यू कैन यूज़ टू गेट अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। टॉप 10 का कोड ज़रूर यूज़ कीजिए अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस पूरी बुक को कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, एक वीडियो और आएगा इस आर एस शर्मा की सीरीज़ में।